नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रहत राकेश टंडन। आज बड़ा दिन है। जी हां, एक तरफ जहां अनलॉक हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कोरोना अनलॉक पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज अहम दिन, एक तरफ जहां देश में 80% जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संदेश देंगे, संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे और संदेश अपना देंगे। पीएमओ के ट्वीट के जरिए यह जानकारी मिली है कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे। पांच बजे। और पूरे कोरोना काल में हमने देखा, जब स्थिति ठीक नहीं भी थी, तब भी प्रधानमंत्री सामने आए, लोगों को देश से बातचीत उन्होंने करी, हर पहलू को उन्होंने किया, चाहे वो किसानों का पहलू हो, वैक्सीन का पहलू हो, कोविड नियमों का पहलू हो, लॉक अनलॉक का पहलू, इन सब पे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। आज देश के लिए एक अहम दिन है। कोविड 2 की जो लहर है वो डाउन है और आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में दिलचस्प होगा सुनना प्रधानमंत्री क्या कहते हैं देश को। इससे पहले आज पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली के बाजारों में आज सुबह से ही रौनक देखने को मिली। इस समय मैं लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हूं और आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ऑड एंड इवन के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और पर्सनली दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और मार्केट के जो ओनर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, वो भी प्रेजेंट है। ऑड एंड इवन स्कीम के ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इसी कारण लगाए जा रहे हैं कि जो शॉप ओनर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑड एंड इवन स्कीम के तहत जो दुकानें हैं वो अल्टरनेटिव डे खुलेंगी। और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है क्योंकि खास नजर भी रखेगी कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो, क्योंकि कोविड का खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि केसेस जरूरी कम हो गए हैं, बट जो कोविड-19 का जो तीसरा वेव है, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में आ सकता है, तो इसी के कारण ये कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन बहुत अहम है। साथ ही आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो सर्कल्स या स्क्वायर्स हैं वो बनाए गए हैं मार्केट एसोसिएशन द्वारा, जिससे कि कस्टमर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पे खड़े हो सके जब वो दुकानें विजिट करने आए। तो इस तरह हर मार्केट, जैसे लाजपत नगर मार्केट, सरोजिनी मार्केट, इन सभी मार्केट में इस तरीके का जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका पालन किया जा रहा है और खास नजर जो है वो दिल्ली पुलिस पूरे रख रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बाजार में आज रौनक है। लोग इतने दिन बाद अपने घर से निकले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी बहुत अलर्ट पे है। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद श्रीवास्तव जी चांदनी चौक गए थे और जायजा लिया था कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, कोविड नियमों का पालन हो रहा है। बाजार ऑड इवन के हिसाब से दिल्ली में खुली है। बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज से ढील दी गई, लेकिन आलम यह था कि बोरीवली स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। रिपोर्ट देखिए। आज यानी 7 मई से महाराष्ट्र में और मुंबई में कई सारे सहूलियत दी गई है ताकि लोग आराम से जा सकें, सफर कर सकें या कहें धंधा कर सकें। जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है कम से कम वह पटरी पर लौट सके। आज पहला दिन है। आपको हम रियलिटी टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में जो अनलॉक किया गया है, जो तमाम नियमों में छूट दी गई है, उसकी स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई के बोरीवली स्टेशन का। बोरीवली एक अपने आप में बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर हर रोज लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। लंबी दूरी गाड़ियां भी आती हैं, लोकल ट्रेनें भी चला करती हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त भीड़ भारी पैमाने पर है। टिकट के लिए आप जो टिकट काउंटर देख रहे हैं, टिकट के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं कि लोग वहां पर जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको बता दें कि लोकल ट्रेन में आम लोगों को छूट अब तक नहीं दी गई है। उन लोगों को छूट दी गई है जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं या जिनको पहले से अनुमति थी, यानी लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए शुरू नहीं की गई है। उसके बावजूद भी देखिए कि इस जगह पर भारी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी और यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि जो थर्ड वेव की बात की जा रही है कि थर्ड वेव आने वाला है, जुलाई अगस्त की बात की जा रही है। उसके पहले अगर इस तरीके से कोई अगर छूट दी जाती है और ऐसे ही भारी पैमाने पर लोग बाहर निकलते हैं, भीड़ इकट्ठा होगी, तो आप यकीन मानिए कि थर्ड वेव के लिए हम न्योता दे रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि आप जब छूट दी जा रही है निकलें, तो
भीड़ ना करें, जानबूझकर बाहर ना निकलें। अपने महाराष्ट्र और मुंबई में तमाम सहूलियत दी गई है। उस पहले दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं बोरीवली स्टेशन से कि कैसे यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री 5 बजे क्या बोलेंगे, हम सबकी नजर होगी। आप इंडिया न्यूज पर बने रहिए। एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा, जो पैनल से हम बातचीत करेंगे कि पीएम आज क्या बोल सकते हैं, विपक्ष क्या सुनना चाहता है, सरकार क्या आउटकम निकालती है कि पीएम आज क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। अब इस पर हमारी नजर होगी। आप सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं। एक बार पैनल से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ गुलेश शेख होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है गुलेश भाई आपका। सुजाता मंडल साहब होंगे, नेता टीएमसी की। अभिषेक दत्त होंगे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। विवेक श्रीवास्तव होंगे, नेता लेफ्ट की तरफ से। और डॉक्टर विवेक गुप्ता होंगे, एचओडी कार्डियोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल्स के। गुलेश शेख साहब हमारे साथ है। गुलेश साहब, जो निगाहें हैं, जो देश है, वो बिल्कुल 5 बजे को देख रहा है कि कब 5 बजेगा और प्रधानमंत्री बोलेंगे। एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज से देश अनलॉक हुआ है, इसको लेकर लोग सुनना चाहेंगे। पीएम आज क्या बोलते हैं, क्या मंत्र देते हैं कोविड से लड़ने के लिए, इसको सुनना चाहेंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर क्या सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि कंफ्यूजन था, वैक्सीनेशन की कमी थी, इन सब पर विपक्ष भी सुनना चाहेगा। इकोनॉमी को लेकर क्या प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ये तमाम मुद्दे होंगे जो लोग सुनना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी से। गुलेश जी, देखिए, मोदी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बहुत उनके लिए वेट भी करते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं भी रखते हैं। और कोरोना काल में मोदी जी का राष्ट्र के नाम ये 9वां संबोधन होगा, तो 9th टाइम है जब पीएम मोदी महोदय जो है हमारे, वह देश को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, इस पर आप भी कयास लगा सकते हो, मैं भी कयास लगा सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ना केवल बीजेपी के लीडर हैं। तो जब तक वे नहीं कहते हैं, वो अपने आप में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। लेकिन हम मान सकते हैं कि कुछ चीजों पर डेफिनेटली प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। दूसरी जो, जिसमें सबसे पहले तो जो अनलॉकिंग चल रही है, अनलॉकिंग के विषय पर बात कर सकते हैं। किस प्रकार की सावधानियां रखी जानी चाहिए, उस पर चर्चा कर सकते हैं। तीसरी वेव से कैसे बचा जाए, वो किस प्रकार से उसको अवॉइड किया जाए, उस पर बात कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के विषय में लोगों से बात करेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें पता नहीं क्यों भय है वैक्सीनेशन का, उनको भी संबोधित कर सकते हैं। बच्चों को भी संबोधित कर सकते हैं जिनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। 12th के बच्चों के विषय में भी कुछ अभी एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया गया, उसके पहले 10th के बच्चों का लिया गया था, उस पर भी देश के साथ संवाद कर सकते हैं। रोजी रोटी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये सब पूरे विषय हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी संवाद कर सकते हैं। लेकिन आप भी कयास लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं, जब तक बात नहीं होती है वह प्रधानमंत्री महोदय का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है, उत्सुकता इसी बात की है गुलेश भाई, और देश का हर व्यक्ति जो है वो यही जानना चाहता है कि पीएम क्या बोलेंगे। आपने जो पॉइंट्स बताए बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं और बट ऑब्वियस पॉइंट्स है जिस पर पीएम बोल सकते हैं। हमारे साथ सुजाता मंडल भी है, नेता टीएमसी की। सुजाता जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, चलेंगे सुजाता के पास। एक सवाल और ले लेते हैं गुलेश जी आपसे। गुलेश जी, अब आज का दिन इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल फियर जो था, आवाज मिल रही है आपको गुलेश शेख जी? मिल रही है। गुलेश जी, जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था कोविड, सेकेंड वेव और लॉकडाउन का, आज वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आप कह सकते हैं देश के 80% जिलों से रिलीज हुआ है। तो एक अच्छा दिन भी है, एक पॉजिटिव दिन भी है। मार्केट्स खुल रही हैं, लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही। गुलेश जी, नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली एक बड़ा दिन है उस मद्देनजर। लेकिन अभी जो है चुनौती और भय खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। कोविड के नंबर्स कम हुए हैं, उसकी वेलोसिटी जो है वह कम हुई है, वरुलेंस कम हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी कोविड हमारे आसपास ही मौजूद है, इसलिए पूरे प्रिकॉशन लेकर ही सारे काम को निष्पादन करना है। और जहां तक अनलॉकिंग की बात है, देश का कोई भी राज्य हो, अनलॉक तो फाइनली करना ही पड़ता है। और नेशनल ठीक है, नेशनल लॉकडाउन नहीं था, स्टेट्स ने प्रायोजित था, स्टेट्स ने अपने हिसाब से ये लॉकडाउन किया था। अभिषेक दत्त जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। सुजाता मंडल जी भी हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हैं।
सीधे अभिषेक जी के पास चलूंगा। अभिषेक, 5 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है, विपक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट्स किए हैं वैक्सीन को लेकर, ब्लू टिक को लेकर, एक बड़ा निशाना राहुल गांधी ने भी साधा है। प्रधानमंत्री से आज विपक्ष की क्या उम्मीद है? विपक्ष क्या सुनना चाहता है प्राइम मिनिस्टर से शाम 5 बजे? अभिषेक, सबसे पहले हम सब ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय सबसे पहले वैक्सीन को लेकर आज देश में एक बड़ा बयान देंगे। ठीक है, कि सभी स्टेट्स को सेंटर द्वारा उपलब्ध वैक्सीन कराई जाएगी। केवल बड़े बड़े अस्पतालों में वैक्सीन 1400 से 1800 रुपए में नहीं लगेगी, परंतु आम व्यक्ति तक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सेंटर की जिम्मेदारी के माध्यम से स्टेट्स के थ्रू वैक्सीन की अनाउंसमेंट ये सरकार करेगी, प्रधानमंत्री साहब करेंगे। कोविड की वजह से बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, और उससे पहले भी, कोविड से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ हमारे देश का बहुत बड़ी तरीके से नीचे गिरता नजर आ रहा। आज प्रधानमंत्री जी न्याय स्कीम की तरह डायरेक्ट कैश बेनिफिट देंगे। वो 20 लाख करोड़ वाला पैकेज नहीं जो आज तक कभी सामने नहीं आया, एक ऐसा पैकेज जिसमें डायरेक्ट कैश सब्सिडी उनके पास पहुंचेगी जिनकी नौकरियां गई हैं। और जो सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार थर्ड वेव को लेकर अब तक किस तरीके से उन्होंने तैयारियां करी हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल्स बढ़ाने की तैयारी करी है, किस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन बढ़ाने की तैयारी करी है, आईसीयू बढ़ाने की तैयारी करी है, और आज देश थर्ड वेव से लड़ने के लिए कहां खड़ा है। वो अनाउंसमेंट नहीं चाहिए कि सेकंड वेव हो गई, उसके बाद पश्चाताप की बात हो रही है। ठीक है, अभिषेक, आपका पॉइंट मिल गया। आपको चाहिए वैक्सीनेशन पर, आपको एक आंसर चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चाहिए, ये वो सारी डिमांड्स है जो अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस पार्टी रखता है। ठीक है, आप इसका जवाब भी लेंगे गुलेज जी से। थर्ड वेव, ठीक है, थर्ड वेव पे क्या तैयारी है? ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप सुनना चाहेंगे आज प्राइम मिनिस्टर से। सुजाता मंडल जी भी हैं। मैम, बंगाल में इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट ही है बंगाल। जितनी खबरें बंगाल से हैं, मुझे लगता नहीं देश में कहीं से इतनी खबरें आ रही हो। टीएमसी बंगाल कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर को? इलेक्शंस ओवर हो गया है, मुख्यमंत्री ममता दी बन गई हैं, हालांकि उनको अपना चुनाव लड़ना पड़ेगा सदन में आने के लिए। बंगाल किस ओर देखता है, सेंटर की तरफ और पीएम की तरफ 5 बजे? सुजाता मंडल जी। देखिए, हम लोग एक ही बात में देखना चाहते हैं कि वो हमको फिर से थाला बजाने का, वो लाइट जलाने का बात ना बोले, क्योंकि थाला बजाने से, घंटा बजाने से और आपका दिया जलाने से कोरोना तो नहीं जाएगा। ये तो पता चल ही गया। इसलिए इतना लोग मर जा रहा है। और आप जो बोल रहे हैं कि बंगाल का परिस्थिति लग रहा है देश का सबसे ज्यादा खबर में है, वो होने के लिए भी तो प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी ये इतना कोशिश करने के बाद भी ममता जी का सरकार हटा नहीं पाया, इसलिए एक के बाद एक रिवेंज ले रहा है। आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी को लेकर रिवेंज, हमारा पार्टी का बड़ा बड़ा लीडर को जेल में घुसा दिया है, उसको लेकर रिवेंज। देखिए सुजाता जी, आज बंगाल की राजनीति पे बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से बंगाल और टीएमसी क्या सुनना चाहती है आज, क्योंकि देखिए चुनाव खत्म हो गया है, आज भी माहौल गर्म है। अब वहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर आज नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर से बंगाल क्या चाहता है, ममता दीदी क्या सुनना चाहती हैं, ये आप बताइए। सुनिए, हम एक पश्चिम बंगाल का बासिंदा होके, बंगाली होके एक ही चाहते हैं कि हमारी पीएम हम लोगों को पश्चिम बंगाल वासी के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करे। ठीक है, हम लोगों का यहाँ पॉइंट टेकन। सुजाता जी, आपने वैक्सीनेशन की बात बताई, अभिषेक ने भी बताया कि वैक्सीनेशन, थर्ड वेव, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, 3 पॉइंट्स उठाए। अब सीधे चलते हैं गुलेज जी के पास। गुलेज जी, 3 डिमांड्स देखिए, कांग्रेस की डिमांड हमने आपको बता दी, और पश्चिम बंगाल जहां अभी चुनाव खत्म हुआ है उसकी डिमांड बता दी। ठीक है, आ रहे सुजाता जी, आ रहे हैं आपके पास। एक बार जरा गुलेज भाई के पास चले। गुलेज जी, जो डिमांड है ऑपोजिशन की वो बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। देखिए, वैक्सीनेशन पर बातचीत चाहिए, बंगाल को वैक्सीनेशन चाहिए। कांग्रेस ने कहा है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, न्याय स्कीम की जो कांग्रेस बात करती है कि डायरेक्ट पैसा डालिए, उस पैसे डालने की बात सुनना चाहती है। साथ ही साथ थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारी है ये भी सुनना चाहती है। गुलेज शेख साहब।
देखिए, जहाँ तक थर्ड वेव का विषय है, इनकी तो सब बातें जो है ना वो नकारात्मक बातें हैं। हमको हमारी न्यूज का प्लेटफॉर्म जो है बड़ा संजीदा है, तो लोग वो संजीदा बात समझाते हैं। जहाँ तक थर्ड वेव का विषय है, वैक्सीनेशन को विस्तार देना, उसमें वृद्धि करना सरकार का लक्ष्य है, और सरकार उसमें नेशनली भी और इंटरनेशनली भी काम कर रही है। चाहे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना हो, या दूसरों को लाइसेंस प्रदान करना हो, या बाहर से प्रोक्यूरमेंट करना हो, वो हमने किया है, वो करते जा रहे हैं, तो विस्तार उसमें दिया जा रहा है। जहां तक हॉस्पिटल्स में कुछ कमियां, चाहे वो स्टेट लेवल पर दिखी हो या नेशनल लेवल पर दिखी हो, जो कमी दिखी थी उनको भी ठीक किया जा रहा है, ताकि हम आगे के लिए और भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर सके। साथ ही जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनमें भी जो मेडिसिन लग रही है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो दिख रहा है ना, कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी है, उसको भी रैंप अप किया जा रहा है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर आगे चला जा रहा है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वह इस चीज के ऊपर बड़ी चौकन्ना नजर रखी हुई है कि जो गाइडलाइंस है, एसओपीज का पालन राज्य भी करवाए, वो केंद्र के जहां शासन है वहां पर भी हो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जब आप एसओपीज को पालन नहीं करते हैं तो विस्तार पाती है। लेकिन अभी कुछ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनके कार्यकर्ताओं के घरों में बच्चा भी यदि पैदा होगा ना, तो ये कहेंगे उससे भी बीजेपी का हाथ है। आप समझ सकते हैं। नहीं गुलेज देखिए, आज जो हो रही है, अभिषेक गुलेज साहब साफ कह रहे हैं कि हर चीज में, जिस चीज में भी कोई चीज गलत हो जाए, कुछ हो जाए, उसमें विपक्ष यही कहता है कि साहब इसमें बीजेपी का हाथ है। अभिषेक जी देखिए, सबसे पहले जो इनकी जबान और जिस तरीके से इन्होंने लास्ट टिप्पणी करी, इनको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टीवी पे एक बच्चे के पैदा होने पे बीजेपी का हाथ, क्या ये इनके प्रधानमंत्री और अमित शाह इनको सिखा के बेचते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप लोग जो जिस अगर मैं आपके लिए बोलूं, क्या बातें करते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं बोलूं आपके बच्चे के लिए, आपको शर्म आएगी? झूठी आप ये फालतू की बातें मत कीजिए डिबेट में आके। मैं बोलूं आपके बच्चे में किसी और का हाथ है? अभी मैडम जो शर्म कीजिए आप शर्म कीजिए, सीरियल में आती थी, और अब आप शर्म कीजिए। आप क्या बकवास कर रहे हैं प्राइम टाइम पे आके? गुलेज जी, अभिषेक जी आप बात पूरी करिए। अगर आप इस तरीके से शब्द बोलेंगे, अगर आप इस तरीके से बदतमीजी करेंगे, तो आपको इसी तरीके से जवाब मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसी टिप्पणी हो जो व्यक्तिगत हो, और भाषा की जो मर्यादा है उसको बिल्कुल, आप चारों वरिष्ठ लोग हैं, चारों को देश सुनना चाहता है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी वर्ड्स का ऐसा प्रयोग हो जो निजी हो और वर्ड्स खराब हो। अभिषेक आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बड़ी स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं, इस देश में ज्यादा लोग इसलिए मरे हैं कि सरकार ने कोविड से लड़ने की तैयारी नहीं करी थी। जब बाकी देश की, मैं अमेरिका की बात करूं, ब्राजील की बात करूं, यूनाइटेड जो यूरोपियन कंट्रीज उनकी बात करूं, जब वो लोग वैक्सीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको छत में कर दिया, घंटी के साथ, थालियों के साथ में। 2021 में आके ये सरकार जागी और वैक्सीन में काम करना शुरू करा। और वो भी क्या करा, सबसे बड़ा काम करा, 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन इन्होंने मुनाफे के लिए विदेशों में बेची। 6 करोड़ वैक्सीन टोटल भेजी। किसने कहा था इनको भेजने के लिए? ये इस समय भी अपना मुनाफा देख रहे हैं। 9,224 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पिछले साल प्रोडक्शन हुआ, आज तक का हाईएस्ट, परंतु उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। आज अगर कोई मौत के लिए जिम्मेदार है, वो केवल और केवल केंद्र सरकार है। अगर केंद्र सरकार की नीयत और नीति ठीक होती तो इस देश में लाखों लोग नहीं मरते। ठीक है, जिस स्मार्ट सिटी के ठीक है, ठीक है, आप शमशान घर में गए। पॉइंट आपने उठाया कि आप जो वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट होना था वो लगभग 1 साल लेट हुआ। आपने कहा ऑक्सीजन जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसको रोका नहीं गया, और मौतों का जिम्मेदार आपने बीजेपी को बताया। गुलेश भाई, साफ साफ आरोप है, आप वैक्सीन 1 साल लेट आपने मंगवाई, आपको ऑक्सीजन एक्सपोर्ट पर रोक लगानी चाहिए थी, आपने रोक लगाई नहीं, और जो दुर्दशा उस पीक में हुई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक का। गुलेश भाई देखिए, मैं बड़े एक संजीदा बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं थी कि, लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की समस्या थी। तो आप जो ये बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन की या लिक्विड ऑक्सीजन की कमी देश में थी ही नहीं कभी भी। आज भी प्रोडक्शन, और उस समय भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग
सरप्लस थी, लेकिन लॉजिस्टिक की समस्या थी क्योंकि डिमांड एकदम से इतनी ज्यादा आई थी कि लॉजिस्टिक उसके सामने कम पड़ गई थी। जहां तक कि वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीन हमने वही दिए जो हमको, जैसे एस्ट्राजेनेका से हमने फॉर्मूला लिया कोविशील्ड का, नहीं, तो हमारा पहले से उनको गुलेज जी इसमें मैं भी एक चीज समझना चाहूंगा, और कई बार ये पब्लिक फोरम पे ये बात आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का, ऑपोजिशन का ये कहना है कि यूएस यूके ने जून 2020 तक अपने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे। हमने ऑर्डर प्लेस किया जनवरी 2021 में, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम था वहां पर, और जब हम लेट गए इसलिए हमको वैक्सीन लेट मिली। जैसे रशियन वैक्सीन जो है, अगर ये ऑर्डर हम 1 साल पहले प्लेस कर देते तो अब तक स्पुतनिक की जो सप्लाई थी वो भारतवर्ष में हो जाती, हालांकि इस हफ्ते हो जानी चाहिए। तो क्या वाकई उसमें थोड़ी सी देरी थी? अगर वो 6 महीने 8 महीने पहले हो जाता तो जो आज वैक्सीनेशन सेंटर्स देश भर में बंद करने पड़े हैं, ऑपोजिशन बार बार कह रहा है कि 18+ का वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं है, ये स्थिति नहीं आती। कुछ थोड़ा सा जजमेंटल आप मानते हैं गुलेश जी? देखिए, यूएस ने जो फाइजर को प्री मैन्युफैक्चर ऑर्डर जो दे दिया था, वो क्यों दे पाया था? क्योंकि उन्हीं की कंट्री की कंपनी थी और गवर्नमेंट ऑफ यूएस की फंडिंग से ही वो उस पर रिसर्च कर रही थी, तो वो पैसा जो था वो यूएस में था। हम क्या फाइजर को दे सकते थे? आपको बताइए, जब तक कि वैक्सीन बना भी नहीं था, लीव असाइड की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं। सिमिलरली जो स्पुतनिक 5 था उसकी भी वही स्थिति थी। तो हमारे पास जो फॉर्मुलेशन आया, ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का सबसे पहले आया था और फिर हमने अपना बनाया। तो जैसे ही हमारे पास फॉर्मुलेशन आया तो हमने उस समय ऑर्डर देना शुरू किया। अब यूएस से इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि फाइजर उनका लोकल ब्रांड है जिसने डेवलप की थी। ठीक है। एक बार मैं बोल सकता हूं इसमें प्लीज अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इनको लगता है कि देश में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ पढ़ता नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी। देखिए, मुझे तो डर है कई बार आप जाके, चलिए मैं बोलना नहीं चाहता आप पे कुछ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी जिसके अंदर जिन्होंने मोदी जी को सुझाव दिए किस तरीके से हमारे देश में वैक्सीनेशन हो सकता है, किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए और किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचेगी। इस सरकार की एरोगेंस देखिए, इन्होंने एक मंत्री के द्वारा उस चिट्ठी का मजाक उड़वाया। जब फाइजर कंपनी या जब बाकी कंपनीज इंडिया एंटर करना चाहती थी, उस समय इन लोगों ने सिर्फ प्रायोरिटी नहीं दी। ये केवल और केवल 2 कंपनी साथ में वैक्सीन का पूरा प्लान बना के जा रहे थे। टीकाकरण के नाम से टीका उत्सव के नाम से पूरे देश को उन्होंने गुमराह करा। जब लोग टीका सेंटर तक पहुंचे तब इन्होंने कहा वैक्सीन नहीं है। क्या सरकार को नहीं पता था इनके वैक्सीन नहीं है? टीका उत्सव से पहले केवल और केवल पीआर और पब्लिसिटी के तरीके से लोगों को गुमराह करना और बाद में स्टेट्स पे जिम्मेदारी देनी। आप कहते हो स्टेट खुद इंपोर्ट कर सकती है, जब स्टेट गवर्नमेंट इन कंपनियों को लिखती है तो कंपनी कितने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कितनी वैक्सीन दी, और अब तक 130 करोड़ की जनता, जिसमें से आप 100 करोड़ को भी वैक्सीन करने के लिए बात कर रहे हैं, अगले 4 महीने में किस तरीके से उनको वैक्सीन करेंगे? डबल डोज लगानी है। जब आपके पास डोज नहीं होती तो आईसीएमआर को आप 4 हफ्ते से 8 हफ्ते रखते थे अपनी कन्वीनियंस के लिए। आप केवल और केवल अपनी कमियों को छुपाने के लिए रोज नया एक शगुफा लेके आते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक है, क्या आपको नहीं समझ आ रहा? दिल्ली का व्यक्ति या देश का व्यक्ति इतना आपको लगता है इतना बेवकूफ है कि आपकी इन बातों में आएगा? ठीक है अभिषेक, ठीक है। एक बार डॉक्टर विवेक गुप्ता जी को जोड़ूंगा। डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं उस फ्रेटर्निटी को, मैं कुछ बोल सकती हूँ? आ रहा हूं मैम, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट से। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी भी शुरू से साथ में, एक भी सवाल नहीं हुआ है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिस फ्रेटर्निटी से आप आते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश में लड़ने की उसी की है। आप सब फ्रंट लाइन में रहकर लड़े हैं और कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है, हम उसके लिए आपको सलाम करते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप क्या सुनना चाहेंगे? आपके क्या सजेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए जो 5 बजे स्पीच पीएम बोलेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात कही है रजत जी। इसमें हम लोग इस समय सेकेंड वेव के नीचे की दौर पर जा रहे हैं कि खत्म हो रही है वेव। पहले वेव से जुड़े हुए हैं हम, बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को देखा है, कई फैमिलीज की मृत्यु भी देखी है हमने। अपोलो अस्पताल में रहते हुए भी हम उनको कई बार नहीं बचा पाए हैं, कई बार बेड नहीं दे पाए हैं। तो बड़ा खराब समय गुजरा है 2020 का भी और 21 का भी। 20 का इतना खराब नहीं था, 21 का बाकी खराब है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान ने किसी तरीके से ये पीक खत्म करके अब काफी कम हो गया है।
प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी केवल देश के नेता नहीं है, वो विश्व के नेता हैं। मैं सारी बातें आपकी सुन रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय वैक्सीन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। हमारे देश के 100 करोड़ लोगों को कम से कम वैक्सीन डोसेज चाहिए और 200 करोड़ डोसेज चाहिए। हमारी कमी थोड़ी बहुत तो ये रही है कि हमारी जो हम लोग सोचा था कि कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड हम लोग को शायद पूरी मात्रा में दे पाएगी, और सेकेंड वेव का हम लोग अंदाज भी नहीं किया था कि इतना भयावह रूप लेके आएगा। अब हमको करना क्या, देखिए पुरानी कमियों को हमको देखना कि हमने पहले ऑर्डर नहीं दिया, अब देना है, तो अभी करना क्या है, अब ये करना है कि हमारे जो इस समय का पॉपुलेशन के हिसाब से 1 करोड़ वैक्सीन पर डे लगाना है। अब इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब इसके लिए हम लोग ने फाइजर, एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल माध्यम से, कोविशील्ड की कम से कम 10 करोड़ डोसेज फालतू पड़ी हुई अमेरिका में। अमेरिका से काफी रिक्वेस्ट कर चुका है भारत सरकार, और वो ये कह रहे हैं कि आप जब तक इसको फ्री नहीं दोगे तब तक हम नहीं देंगे। ठीक है, ये क्या मतलब है? ये कोई बहाने वाली बाजी है। आपने बिल्कुल बता दिया कि वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन 1 करोड़ पर डे लगाई जाए, ये आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हो। ठीक है, हमारे 2021 के एंड तक हम कर पाएंगे। ठीक है, हमारे विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए, नेता सीपीआई। विवेक जी, आपके पास आऊंगा। सुजाता मंडल जी, आप देखिए, बहस वैक्सीन पर बहुत लंबी चल रही है, इकोनॉमी को भी लेकर बहस चल रही है। प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है, सरकार क्लेम करती है कि भाई हम सबसे बेस्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये मुश्किल समय है, पैंडेमिक का समय है। लोग नहीं बोलते हैं। एक मिनट सुजाता जी। और जो चीज मिसिंग है वो ये है कि अपोजिशन और सत्ता पक्ष एक साथ नहीं नजर आता, कि इस मुश्किल दौर में पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आए, एक साथ काम करे जनता के लिए। सुजाता जी, देखिए, हम लोग तो, जो लोग बंगाल वाले हैं, टीएमसी वाले हैं, हम लोग तो केंद्रीय सरकार से एक साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि इतना बड़ा जब कोरोना पैंडेमिक है, ये तो एक राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार। सुनिए, आप लोग उसके साथ ऐसा सैल्यूट करते हैं जो वो ये बंगाल जैसे मतलब पश्चिम बंगाल जैसे इंडिया का बाहर का है। सुजाता जी, आप लोग सुजाता जी, आप लोग सुजाता जी, सुजाता जी, सुजाता जी, जो मैसेजिंग का गेम था, मैं मान सकता हूं कि राजनीति में ऐसा होता है। आप चुनाव लड़ रही थी, एक राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप ना मिलिए, स्वागत ना करिए, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं गुलरेज शेख साहब के कि अगर पैंडेमिक को लेकर, साइक्लोन को लेकर कोई बैठक हो तो जो आपसी रंजिश है वो चुनाव में खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद स्टेट और सेंटर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, और स्टेट और सेंटर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को एक साथ काम करना चाहिए। सुजाता जी, सुनिए, अगर आप लोगों को सब सच सुनने का है तो मैं बोलूंगी। अगर भाजपा के मुखपत्र का बात सुनना है नहीं, हम किसी के मुखपत्र नहीं है। सुजाता जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। मेरी जो बात है, मेरा जो सवाल है, मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप आराम से बोलिए, बीच में कोई नहीं टोकेगा। सुजाता जी। हाँ, मैं बोलना ही चाहती हूँ। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर, उसका स्टेट में जो का खराब था, वो लेके बहुत बिजी था, उसके बाद जाके पहुंचा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने उसका साथ ऐसा सैल्यूट हुआ जैसे वो बंगाल मतलब इंडिया का कुछ हिस्सा नहीं है, जैसे एक अलग देश है। और सबसे बड़ी बात, सुनिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंग नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है? देश जब कोरोना महामारी के टाइम में गुजरता है, उस टाइम प्रधानमंत्री अपना देश को बचाने के लिए नहीं होते हुए बंगाल को सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, ममता जी को हराने के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में आके ठीक है, अब चुनाव खत्म हो गया। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हमको आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड वेव के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए हमको बात करनी चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गया, आप जीत गई, इसमें कोई वो नहीं है। आप चुनाव जीत चुकी हैं, उसके लिए मुबारकबाद है। 5 साल तक आपकी सरकार है और जनता ने आपको चुना है, उसके लिए बार बार मुबारकबाद है। गुलरेज भाई भी आपको मुबारकबाद दे देंगे। लेकिन अब जो समय है, जो थर्ड वेव की तैयारी है, इकोनॉमी को कैसे वापस लाना है, इन सब चीजों पे काम करना होगा। विवेक श्रीवास्तव जी है सीपीआई से। सर, आपके पास भी आऊंगा। एक नजर इस वक्त मान लेते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों पर हमने नजर डाली और बड़ी खबर आपको बार बार बता रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, इंडिया न्यूज पर आइएगा। शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आज पीएम क्या बोल सकते हैं, विपक्ष क्या सुनना चाहता है, कांग्रेस, टीएमसी, डॉक्टर्स क्या सुनना चाहते हैं, लेफ्ट क्या सुनना चाहता है,
बीजेपी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को कैसे ले रही है, ये सब डिस्कशन करने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा पैनल है। गुलेश शेख साहब बीजेपी से हैं, सुजाता मंडल साहब टीएमसी से हैं, अभिषेक दत्त प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं नेता सीपीआई, और डॉक्टर विवेक गुप्ता है एचओडी है कार्डियो डिपार्टमेंट के अपोलो से। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। विवेक जी, संबोधन हमने प्राइम मिनिस्टर्स के देखे हैं, समय समय पर उन्होंने संबोधित किया है, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर हो, लॉक अनलॉक को लेकर हो, और आज एक अहम दिन है जब देश के लगभग 80% जिले आज से अनलॉक हुए हैं, वापस जिंदगी पटरी पर लौटी है। आप क्या सुनना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से 5 बजे? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, मैं अब एक्यूजेशन और काउंटर एक्यूजेशन में नहीं जाना चाहूंगा। हाँ। कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो ये अनबन रही है, एक वाजपेयी जी का कार्यकाल था, हम उनकी बहुत सी नीतियों से सहमत नहीं थे, लेकिन वाजपेयी जी की आदत थी ऑपोजिशन को लीडर्स को पार्टिसिपेट करवाना, और जो प्रेजेंट सरकार और प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट वेरी पार्टिसिपेटिव विद ऑपोजिशन लीडर। दैट इज वन एक्यूजेशन आई हैव। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, अभी अप्रैल के अंदर तो बहुत ही एक विकराल रूप ले लिया था इस कोरोना ने, और बहुत से लोग जो है वो चले गए इस दुनिया से हमारे देश के, और चारों तरफ हमारे मृत्यु का एक तांडव था, और कहीं ना कहीं हम इसके लिए तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी थी, वैक्सीन हो गया, दवाइयां होगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया, तो ब्लैक मार्केटिंग चली जबरदस्त तरीके से, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, मेडिसिन की, और एक हाहाकार का माहौल था। और ये देखिए, सीधी सी बात है, सरकार और हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं था, अस्पताल इसके लिए तैयार नहीं थे, तो एक शॉकिंग चीज थी। और आगे तो खैर ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी, और अगर थर्ड वेव आएगी तो उसका जो स्ट्रेन होगा वायरस का, हाँ, वो इससे भी और कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। किस तरह का कॉम्प्लिकेशन लाए हम नहीं जानते, हम अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, पूरे विश्व में किसी को ज्ञान नहीं है। हाँ। कि भाई किस तरीके की वो बीमारी होगी, क्या उसके रिपरकशंस होंगे, शरीर के किन अंगों को वो अफेक्ट करेगी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कुछ कमियां जो हमारी सरकार से हुई हैं, उनमें एक था, जैसे हमने वैक्सीन बांट दी, हमारे पास एडिक्वेट वैक्सीनेशन नहीं था, ऑक्सीजन की कमी रही, अस्पतालों में बेड्स की कमी रही। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा एक निवेदन भी है, और मैं यही सुनना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ब्लेम गेम ना हो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एश्योरेंस दे कंट्री को कि रिसोर्सेज की कमी को कैसे पूरा करेंगे। अच्छी बात आपने बताई विवेक श्रीवास्तव जी, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। अभिषेक के पास आऊंगा। अभिषेक का एक छवि ये भी है कि भाई ऑपोजिशन जो है वो बड़ा सख्त है, मुश्किल समय में भी कोई मौका छोड़ता नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, आप कह सकते हैं, घेरने के लिए। तो आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि 5 बजे के बाद अपोजिशन बिल्कुल लाइन अप रहेगा। एक काम करते हैं सर, अभी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए। और उसका वो सीधे तरीके से जवाब दे दें। ये डिबेट का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा वैक्सीन पे। हमारे देश में 16 जनवरी को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। 6 जून तक 18 करोड़ 38 लाख लोगों को डोज 1, 4 करोड़ 48 लाखों को डोज 2 लग चुकी है। और अगर हम एवरेज की बात करें तो 14,60,000 प्रतिदिन वैक्सीन लग रही है। अगर हम इसी रेशो से चलेंगे तो 3 साल 9 महीने हमको लगेंगे पूरे 100 करोड़ की जनता को डबल वैक्सीन लगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब दे दें कि क्या इनके पास कोई नीति है, क्या इन्होंने किसी तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करा है कि वैक्सीन 3 महीने में 4 महीने में लग जाएगी तो हम कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सीधा मुद्दे पे जवाब दें। इनके जवाब में राहुल गांधी नहीं होना चाहिए, इनके जवाब में कुछ और नहीं होना चाहिए। आप सीधा जवाब दीजिए कि अगले 6 महीने में इस 3.5 साल के काम को आप कैसे करेंगे। ठीक है, जवाब है तो देना, नहीं है तो लोगों को भटकाना मत। ठीक है। आऊंगा गुलेरिया जी, अभिषेक ने सवाल उठाया है। तो भाजपा सरकार में भी नहीं रहेगा 3 साल के बाद। सुजाता मंडल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? अभिषेक ने ये उठाया है कि जिस रफ्तार की एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका सीधा जवाब दें और सीधा जवाब दें, बात को ना घुमाएं। अभिषेक सुजाता जी, 1 मिनट। सुजाता जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अभिषेक ने एक वैलिड वो उठाया है कि जिस स्पीड से वैक्सीनेशन प्रोसेस इंडिया में चल रहा है उस हिसाब से लगभग 3 से 3.5 साल लग सकते हैं। सुजाता जी, क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? फिर हम गुलेरिया जी से जवाब ले लें। ये तो सच में बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि देखिए, मैं 1 डोज लिया, उसके बाद मुझे 84 डेज मिला सेकेंड डोज लेने के लिए। ऐसे सोचिए, अगर ऐसा चलेगा 140 करोड़ आबादी को, तो सच में 3 साल तो खत्म हो जाएगा। उस टाइम तो भाजपा सरकार में भी नहीं रहेगा। तो अगर जिंदा रहेगा लोग तब ना उसको वोट देगा। तो राजनीति करने के लिए लोगों को तो जिंदा रहना है।
तो ऐसे अगर इतना कम स्पीड में चलेगा, देखिए जो सब फास्ट कंट्री है उस लोगों को खत्म हो गया डोज देने, यूरोप, अमेरिका, लेकिन हमारा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का देश है, सिर्फ मोदी जी का भाषण पेट नहीं भरेगा, मोदी जी का भाषण से कोरोना नहीं जाएगा और थाला बजाने में और आपका लाइट जलाने में नहीं जाएगा। जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और जल्दी से जल्दी, मतलब फास्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए देश में, तब तो लोग जिएगा। और सबसे बड़ी बात, थर्ड वेव आ रहा है, थर्ड वेव के लिए क्या चिंता है? सेकेंड वेव में इतना लोग मर गया, मरने के लिए जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मर गया उन लोगों के लिए ठीक है, ठीक है सुराज, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, आपने कहा वैक्सीनेशन प्रोसेस है, आपने एक डोज लगाई है, दूसरी कब मिलेगी पता नहीं, 3 साल में आप कह रही है सरकार चली जाएगी। ठीक है, ठीक है सुराज भाई, आपने अपनी बात रख दी। अभिषेक ने भी एक सवाल उठाया है। गुलेरिया जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं और अभिषेक और सुजाता को दोनों को जोड़ के क्लब क्वेश्चन पूछता हूं कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या ऐसे ही चलेगा? हालांकि केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि दिसंबर 2021 तक देश भर में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है उससे अभिषेक का कहना है कि 3 से 3.5 साल लगेगा। 3 साल 9 महीने 3 साल 9 महीने लगेगा। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर गुलेरिया शेख है। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए गुलेरिया जी। डॉक्टर गुलेरिया शेख है मेरा नाम, गुलेरिया नहीं है, नंबर 1। एनीवेज, देखिए ये इस प्रकार की जो बातें करते हैं ना, इनके फेवरेबल एपिडेमियोलॉजिस्ट ने यह भी कहा था कि भारत में लगभग 30 करोड़ लोग मर जाएंगे। आप याद कीजिए, कैसे इंटरव्यू आए थे पहले। सुन लीजिए, आपसे जो बातें कर रहे हैं ना उसी प्रकार। गुलेश भाई, मुझे बोलने में कैसे उत्तर दूंगा? गुलेश भाई, गुलेश भाई, बहुत देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप कह सकिए कि देश भर ये जानना चाहता है। गुलेश भाई, आप ही का मौका है, सब लोग बोल चुके हैं, आप ही को बोलना है। लेकिन गुलेश भाई, देश ये जानना चाहता है कि वैक्सीन कब तक आएगी। हम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली सुनते हैं कि आप वैक्सीन दे रही है, हम 3 महीने में लगा देंगे। हेमंत सोरेन हो, नवीन पटनायक हो, उद्धव ठाकरे हो, हर व्यक्ति कहता है वैक्सीन की कमी है। और वाकई हम दिल्ली में देख रहे हैं कि 18+ का जो वैक्सीनेशन सेंटर्स था बंद था, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। तो गुलेश भाई, वैक्सीन प्रिक्योर करना, वैक्सीन राज्यों तक पहुंचाना एक लंबा प्रोसेस है। देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है, मैं मान सकता हूं टफ काम है। प्लान क्या है? देखिए, आज ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई है कि 45+ के जितने भी जन हैं दिल्ली में, उनको 4 हफ्ते में वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये 45+ के जो वैक्सीन दे कौन रहा है? ये तो केंद्र सरकार दे रही है ना। लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, लेकिन दे कौन रहा है? केंद्र ही दे रहा है। मतलब केंद्र ने पूरा खाका खींच रखा है, पूरी प्रोडक्शन की लाइन्स और इंपोर्ट करने की लाइन्स चालू है। और इस प्रकार की जो बातें हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, तो कोरोना जब आया नहीं था तब भी कह रहे थे इनके एपिडेमियोलॉजिस्ट बहुत सारे कि 30 करोड़ लोग मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार आज भी जिस रही है, विवेक जी आपके पास आऊंगा, विवेक जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट विवेक जी आपके पास आऊंगा, विवेक जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट दीजिए। गुलेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। नहीं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जिंदा है कि नहीं? अरे राहुल गांधी जिंदा है कि नहीं? विवेक जी, अगर आप बोलेंगे तो ऐसे मुझे लगता है फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा। हमने एक सवाल और बुनियादी सवाल वैक्सीनेशन को लेकर गुलेश शेख साहब के सामने रखा है, वो आंसर दे रहे हैं। जब और लोग बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला था। मैं चाहूंगा कि गुलेश जी आप पूरा 1 मिनट लीजिए। क्या प्रोसेस हो सकता है, कैसे वैक्सीनेशन होगा? विपक्ष यही कह रहा है 3 साल 9 महीने लगेंगे जिस स्पीड से आप चल रहे हैं। गुलेश जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष के अंत तक ये बाई को बोलने दीजिए। मैम प्लीज उनको एक बार फिनिश कर लें, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया है उसी का वो आंसर दे रहे हैं। तो कम से कम अगर आपने सवाल उठाया है और अभिषेक ने भी सवाल उठाया है तो एक मिनट उनको दीजिए आंसर देने के लिए। हाँ गुलेश जी बोलिए। नहीं मिल रहा है। नहीं देंगे, जवाब देंगे आप। वो आए, डिबेट पे आए, आपने सवाल उठाया है, 100% बिना जवाब दिए मैं जाने नहीं दूंगा गुलेश जी को। गुलेश जी बोलिए। देखिए,
जिस पेस से आज भी भारत सरकार वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है और वैक्सीन लग रहे हैं देश में, वह दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 में ही है। ये बात सही है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अन्यथा आप देखिए कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने वाले देशों के कभी नंबर 1 पे रहता है, कभी नंबर 2 पे रहता है, उस श्रेणी में आता है। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत अच्छी तरह से चल रही है और हम कहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर रहे हैं, चाहे सरकारें किसी की भी हो राज्यों में। जहां तक बात है कि जो ये पेसिमिस्टिक व्यू रखा जा रहा है कि 3 साल 9 महीने लग जाएंगे, भैया कहां से लग जाएंगे? केंद्र सरकार ने अपनी जब कैपेसिटीज जो होम ग्रोन वैक्सीनेशन थे उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है। जब नए सुन लीजिए सर, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन जैसा वैक्सीन को यहाँ पर लाकर उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? कितनी प्रोडक्शन बढ़ाई? गुलेश जी, मैं आपकी मदद कर देता हूं, क्योंकि मैंने गुलेश जी, मैंने केंद्र सरकार ने साफ कहा है 2021 तक देश का वैक्सीनेशन एक बार कम से कम पूरा हो जाएगा। आप बिल्कुल कहिए साहब, सरकार ने कहा है कि पूरा हो जाएगा। आप अभिषेक कह रहे हैं 3 साल 9 महीने, मैं तो कह रहा हूं कि दिसंबर 2021 तक सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा होगा। सरकार ने तो अच्छे दिन भी कहा था, 18 प्लस के हर भारतीयों को इस वर्ष के अंत तक कम से कम एक वैक्सीन डेफिनेटली लगेगा और इसके लिए भारत सबको लगेगा। अभिषेक, क्या आपको भरोसा नहीं है जो वैक्सीनेशन प्रोसेस सरकार चला रही है, क्योंकि कई सवाल इस पर उठाए गए हैं, तो क्या आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि वैक्सीन प्रोक्योर कर रही है, स्पुतनिक का प्रोडक्शन यहां पर शुरू हो जाएगा, 3-4 वैक्सीन और हैं जो ट्रायल्स ली गई हैं, और अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में पर्याप्त वैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान के पास होगी। अभिषेक, भरोसा नहीं है आपको सरकार पर? देखिए, भरोसा क्यों नहीं है, इसका कारण है। हाँ, इस सरकार ने वोट के समय कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, कम हुए क्या? इन्होंने कहा बेरोजगारी दर कम हुआ क्या? इन्होंने कहा था डॉलर के रेट कम होंगे, कम हुए क्या? इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आया क्या? आधार की स्कीम, आधार की स्कीम बंद करी क्या? हाँ। इन्होंने कहा था जीएसटी ढंग से इंप्लीमेंट होगा, हुआ क्या? आप बताइए, कैसे भरोसा करें? ये सरकार लॉकडाउन के समय केवल मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, फिर राजस्थान पहुंच गई, प्रचार करने वेस्ट बंगाल पहुंच गई, यूपी के अंदर पंचायत के चुनाव करा दिए। जब ऑक्सीजन की तैयारी करनी थी तब तो ये पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे। जब इनको कोविड 1 की तैयारी, लॉकडाउन 1 की तैयारी करनी थी, ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। इनसे पूछे ना, क्या थी आंकड़ों में बात कीजिए, ये कैसे वैक्सीन लगाएंगे, क्या आंकड़े हैं इनके पास में? हम में बात करें। ठीक है गुलेश जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। अब आंकड़ों की बात पर सरकार के पास अभी फिलहाल आंकड़े नहीं है, कितने करोड़ डोजेस आएंगे, कितने करोड़ डोजेस लगेंगे। ऑपोजिशन का विश्वास नहीं है इस वैक्सीनेशन प्रोसेस पे और प्रधानमंत्री पे, इसीलिए एक बड़ा सवाल आपके लिए खड़ा रहता है कि कैसे वैक्सीन लगाएंगे पूरे भारत को। गुलेश जी, देखिए, ऑपोजिशन को तो दुनिया में कहीं पर भी अरे भाई चुप रहो यार, बोल लेने दो। हाँ बोलिए। क्यों चुप रहिए? आपके बातों में क्या चुप रहेंगे? आप लोग चुप रहिए, क्योंकि आपके वजह से इतने लोग। मैम, सुजाता जी, सुजाता जी आपको एक वैक्सीन अभी और लगवानी है। सुजाता जी आपको एक वैक्सीन और लगवानी है, तो अगली वैक्सीन आपको कैसे लगेगी एक बार सुन लीजिए। सुजाता जी एक वैक्सीन और लगवानी है, एक वैक्सीन और कैसे लगेगी? गुलेश भाई जल्दी से बता दीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है। सुजाता जी को एक वैक्सीन लगी है, एक और डोज चाहिए। देश भर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे चलेगा? गुलेश भाई, मैं पूछ रही हूँ। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक बात है कि भारत की जनता को हम पर विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। इनको विश्वास न होना स्वाभाविक है। ये विपक्ष पे बैठे, ये हमको हम पे हमेशा, इन्होंने पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था जो इनके मुंह पर जाकर गिर गया था, तो इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि सभी 18 प्लस वालों को इस वर्ष के अंत तक एक डोज को डेफिनेटली मिलेगी। नहीं जाएगा। आरोप आप खेल करो, हम कोरोना से लड़ रहे हैं। ठीक है। गुलेश शेख साहब प्रवक्ता बीजेपी, सुजाता मंडल नेता टीएमसी, अभिषेक दत्त प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई, डॉक्टर गुप्ता आप दोबारा हमसे जुड़े। आज सवाल आपसे कम हो पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि बीच में आपका लिंक चला गया था। आप सब हमारे साथ थे, एक बड़ा पैनल हमारे साथ था।
और हम डिस्कस कर रहे थे कि 5 बजे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, इंडिया न्यूज पर लाइव रहेंगे, आप जरूर सुनिए प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। और हमने 1 घंटे में समझने की कोशिश करी कि बीजेपी क्या करी है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को लेकर, लेफ्ट क्या चाहता है, कांग्रेस क्या चाहती है, डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी क्या चाहती है, ऑपोजिशन क्या चाहता है, जनता क्या सुनना चाहती है, इस पर डिस्कशन हुआ। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक नजर